वेलकम दोस्तों। आज हम लोग इकाई 1 का खंड का प्राकृतिक संसाधन के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा तो इसको देखिएगा। यह पार्ट 2 है प्राकृतिक संसाधन का, क्लास 10 के भूगोल का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। तो भूमि उपयोग के निम्नलिखित वर्ग हैं। पहला है वन विस्तार। भूमि उपयोग यानी भूमि उपयोग में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो भूमि के उपयोग के रूप में हम लोग भूमि पर वन विस्तार करते हैं। कृषि अयोग्य बंजर भूमि है। ऐसी भूमि जिस पर कृषि नहीं की जा सकती है वह बंजर भूमि है। तो भूमि उपयोग के निम्नलिखित वर्ग हैं, यानी पहला कि हम उस पर वन विस्तार कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी भूमि इस पृथ्वी पर है जो कृषि योग्य नहीं है और वह बंजर भूमि है। तीसरा कि गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जैसे इस्पात, सड़क, उद्योग, यह जो है कृषि कार्य में नहीं है। तो इस पृथ्वी पे, इस भारत में कुछ ऐसी भूमि है जिसमें जो है कृषि कार्य नहीं होते हैं, जैसे इमारत, सड़क, उद्योग, इस पे कृषि कार्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी चारागाह के रूप में हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, यानी गायों के चरने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। तो अस्थायी चारागाह जैसे यानी जिसको परमानेंट पशुओं को चराने के लिए जिस भूमि को रख दिया गया उसे अस्थायी चारागाह कहा जाता है। नेक्स्ट है बाग बगीचे। कुछ ऐसे भूमि हैं, भूमि के कुछ ऐसे टुकड़े हैं जिसपे बाग बगीचे हैं और उपवन है, छोटे छोटे फुलवारी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि योग्य बंजर भूमि। कुछ भूमि इस पृथ्वी पे ऐसा है जो कृषि योग्य है लेकिन फिर भी बंजर भूमि है, उस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। बंजर भूमि किसे कहा जाता है। तो ऐसा भूमि जिस पे कृषि कार्य नहीं किया जाता है उसे बंजर भूमि कहा जाता है। एक होता है कृषि योग्य बंजर भूमि, एक होता है कृषि अयोग्य बंजर भूमि। तो जिस पे खेती किया जा सकता है लेकिन उसको छोड़ दिया गया है तो वह होगा कृषि योग्य बंजर भूमि। और ऐसी भूमि जिस पे खेती नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाएगा कृषि अयोग्य बंजर भूमि। तो कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्षों से नहीं हुआ है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रति भूमि। उसके बाद है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह भूमि जहां 5 वर्षों से खेती नहीं हो। नेक्स्ट है शुद्ध बोई गई भूमि। ऐसा भूमि जिस पे खेती किया जाता है, प्रॉपर वह खेती के लिए उपयोग किया जाता है, वह शुद्ध बोई गई भूमि कहलाता है। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे मिट्टी के प्रकार के बारे में। उसके बाद पढ़े थे मृदा निर्माण के बारे में। मृदा निर्माण में कई कारक होते हैं जिसमें जो है नदी से लेके चट्टान तक होता है। उसके बाद पवन तक भूमिका निभाते हैं मृदा निर्माण के बारे में। उसके बाद मृदा के कुल 6 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें खादर और बांगर दोनों होता है, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। उसके बाद लैटेराइट मृदा होता है, फिर पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा। इन सभी मृदा के बारे में हम लोग पढ़े थे और जो उसका कहाँ कहाँ वह मृदा है उसके बारे में पढ़े थे और कौन सी मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है उस सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसमें भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भूमि उपयोग को निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया, जिसमें वन होते हैं, कृषि अयोग्य बंजर भूमि होते हैं, ऐसी भूमि होते हैं जिस पे कृषि नहीं होती है, उस पे घर होता है, सड़क होता है और फैक्ट्रियाँ होती है, उद्योग धंधे होते हैं। उसके बाद पशुओं को चराने के लिए भूमि होती है और ऐसी भूमि होती है जिस पे फुलवारी होता है। और नेक्स्ट ऐसी भूमि होती है जिसको परती छोड़ दिया गया है, जो 5 वर्षों से जिसका उपयोग नहीं हुआ है। उसके बाद वर्तमान प्रति भूमि, और वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह भूमि जहां 5 वर्षों से खेती नहीं हुई हो। तथा नेक्स्ट है शुद्ध बोई गई भूमि। भारत में भू उपयोग के क्या स्वरूप हैं। भारत में भूमि उपयोग के क्या स्वरूप है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसमें से 93% भाग का ही भूमि का आंकड़ा भारत सरकार के पास उपलब्ध है। उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, तथा जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया जो 10% एरिया है
जम्मू कश्मीर का वह चीन कब्जा कर लिया है और 30% जो एरिया है जम्मू कश्मीर का वह पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। तो वो जो 7% भूमि है उस भूमि को इस आंकड़ा में नहीं उपलब्ध किया गया है, क्योंकि उस भूमि का सर्वेक्षण भारत सरकार के द्वारा नहीं कराया गया है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पशु किस देश में है? तो भारत में है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत करता है। तो पूरी दुनिया में पशुओं के मामले में यानी गाय भैंस के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश भारत है, किंतु यहाँ पे अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में चारागाह के लिए यानी भारत में पशुओं को चराने के लिए जो फील्ड होते हैं वह बहुत कम उपलब्ध हैं। जो पशुधन जितने हैं उस अनुपात में चारागाह भारत में नहीं है, जिसके कारण भारत में पशुपालन पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी भारत में लोग जो है चारागाह नहीं होने के कारण यानी उसके लिए चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग पशुओं को पालना छोड़ रहे हैं, जिसके कारण भारत में एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे भारत के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, दूध पे प्रभाव पड़ेगा और पशुओं से जो जैविक खेती होती है जिससे गोबर प्राप्त होता है, गोबर के उपले प्राप्त होते हैं, इन सभी पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भारत में अस्थायी चारागाह होनी चाहिए, इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती की जाती है। पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक खेती की जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से कम क्षेत्र में खेती की जाती है। पंजाब और हरियाणा यह जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, यह जो है वह मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे खेती अधिक की जाती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य है, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस पे जंगल अधिक है, इस पे वनों का विस्तार सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ के भूमि पर 10% से भी कम भूमि पर खेती की जाती है। किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए यानी इस पर्यावरण को एक बैलेंस बनाए रखने के लिए उसके कुल भूभाग का 33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन भारत में आज भी मात्र 20% भूभाग पर वनों का विस्तार है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर वन कम रहेंगे इस पृथ्वी पे तो विश्व तापन की समस्या होगी, उसके बाद ओजोन छिद्र की समस्या उत्पन्न होगी, उसके बाद असमय ऋतु परिवर्तन, कभी ज़्यादा बारिश हो जाना, कभी कम बारिश हो जाना, इस तरह की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी, जिसके कारण मनुष्यों के लिए यह पृथ्वी रहेगा नहीं, सेफ नहीं रह पाएगा, सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग भूमि को कैसे बचा सकते हैं, तो वही है भू क्षरण या भू संरक्षण। भूमि को कैसे बचाया जा सकता है, तो मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। मृदा का यानी मृदा जो होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना, उसी को भू क्षरण कहा जाता है। तो भू क्षरण जो होता है वह गतिशील जल, जैसे कोई खूब तेज में नदियाँ बह रही है तो वह मिट्टी को काटती है, मिट्टी को काट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, उसी को भू क्षरण कहा जाता है। या हवाएं तेज से बहती हैं तो वह गर्द गुबार को अपने साथ मिट्टी को काट कर हवाओं के माध्यम से अपने साथ ले जाकर दूसरे जगह छोड़ देती है, तो इसे भी भू क्षरण कहा जाता है। भू क्षरण का मतलब होता है मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह जाना, और भू संरक्षण का अर्थ होता है भूमि को सुरक्षित रखना। तो भू क्षरण किसके कारण होता है? खूब तेज गति से जल होती है, जैसे नदी का जल या जल प्रपात होता है, या पहाड़ों से जो जल निकलती है वह मिट्टी को काटती हुई निकलती है, या तेज हवाओं के कारण, या हिमानी और समुद्रिक लहरों जो समुद्र में लहर उत्पन्न होता है उसके कारण भू क्षरण होता है।
तीव्र वर्षा, काफी तेजी से देखते होइएगा दरवाजे या फिर जो है जो द्वार होता है या फिर जहाँ पे मिट्टी भरा हुआ होता है, अगर खूब तेजी से वर्षा होती है तो उसकी मिट्टी जो होती है कट कट के जो है गड्ढे में चली जाती है। तो मृदा का कटाव यही भूक्षरण कहलाता है। नेक्स्ट है भूमि निम्नीकरण, यहाँ पे भूमि होगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बन जाती है उसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। जिसमें भूमि जो होती है वह खेती के लायक नहीं बचती है उसे ही भू निम्नीकरण कहा जाता है। यानी वह खेती के लायक ही नहीं बनती है, वही भू निम्नीकरण कहलाती है। भू निम्नीकरण वनोन्मूलन के कारण होता है। वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई। अधिक से अधिक जंगलों को काटने से भू निम्नीकरण होता है, यानी भूमि खेती के लायक नहीं बनती है। उसके बाद अति पशुचारण, ज़्यादा पशुओं को चराने से भूमि निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट है खनन से भी यानी खुदाई से भी भूमि खेती के अयोग्य बन जाती है। और अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग करना, अधिक से अधिक जो कीटनाशक होते हैं, रसायन होते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटाश, फेराडाउन, इस तरह के जो रसायन होते हैं इसके अत्यधिक उपयोग से भूमि निम्नीकरण हो जाता है, यानी भूमि खेती के लायक नहीं बचती है। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण हुआ है। क्यों हुआ है? तो वहाँ पे अधिक जंगल काटने से, अधिक पेड़ों के काटने से वहाँ की अधिकतर भूमि जो है वह कृषि के योग्य नहीं है। वहाँ के भूमि कृषि के अयोग्य बन गई है, यानी कृषि लायक नहीं रह गया है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पेड़ों की अधिक कटाई हुई है। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराने के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है, यानी भूमि खेती के लायक नहीं बचा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई, खेत में ज़्यादा पानी लगाने से भी भूमि निम्नीकरण होता है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। खेत में अधिक पानी लगाने से भी भूमि निम्नीकरण होता है, क्योंकि अधिक सिंचाई से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है। जलाक्रांतता का मतलब क्या होता है? जल की अधिकता, जिसके कारण मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो जिस खेत में जहाँ अधिक समय तक पानी जमा हुआ रहता है उसकी लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जिसके कारण वह भूमि होती है वह धीरे धीरे खेती के अयोग्य बन जाती है। भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है, इसका संरक्षण आवश्यक है। भूमि निम्नीकरण जो है वह मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी विशाल समस्या है और इससे बचना हम सब किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी भूमि अगर खेती के अयोग्य बन जाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास होता है, इसलिए बीच बीच में तिलहन दलहन पौधे लगाने से मृदा में उर्वरा शक्ति वापस लौट जाती है। इसलिए इसी को कहा जाता है फसल चक्रण। जैसे लगातार गेहूं उगाया जाता है खेत में, या लगातार गेहूं चावल या कपास या मक्का लगातार उगाया जाता है या आलू उगाया जाता है, तो इससे मृदा में ह्रास होता है। तो इसे वापस कैसे लौटा सकते हैं? तो इसे वापस लौटाने के लिए बीच बीच में, यानी दो फसल के बीच में, जैसे धान गेहूं के बीच में या गेहूं के बीच में या धान के बीच में क्या करना चाहिए? तिलहन या दलहन की फसल लगा देना चाहिए। जैसे उड़द, मसूर, मूंग यह सभी जो है वह फसल लगा देना चाहिए। तिलहन या दलहन फसल लगा देना चाहिए, जैसे उड़द, अरहर हो गया या मूंग हो गया, या फिर जो है दूसरे अन्य दलहन फसल लगा देना चाहिए, जिसके कारण, क्योंकि इसके जड़ में जो होता है, तिलहन दलहन फसल के जड़ में नाइट्रोजन होता है, जिसके कारण मिट्टी में फिर से उर्वरा शक्ति वापस लौट आती है।
पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। समुच्च जुताई का मतलब सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह जाना या मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जो पट्टी कृषि होता है, इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसमें क्या होता है कि यानी फसलों के बीच में, जैसे धान गेहूं लगाया गया तो उसके बीच में एक क्यारी बाई क्यारी जो है फसल लगा दिया जाता है और एक ऊंचाई वाला फसल लगा दिया जाता है, जिसके कारण तूफान आए, पवन आए तो उस फसल को सुरक्षित बचा सके। तो पट्टिका कृषि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पट्टिका भी होगा या पट्टी भी होगा, तो कृषि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। उसके बाद रसायन का उचित उपयोग और मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। रसायनों का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए जैविक कृषि हो, जिसमें जंतुओं का मल मूत्र यानी गोबर हो गया, इन सभी चीज से खेती किया जाएगा तो मृदा अपरदन बहुत कम होगा और भूमि को सुरक्षित रखा जा सकता है। रसायनों के लगातार उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ और अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो पोषक तत्व हम मार देते हैं रसायन के अधिक उपयोग से। केंचुआ जो होता है वह भुरभुरा बनाता है जमीन को, और यह मर जाएगा तो फिर जो मिट्टी होगी उसको भुरभुरा नहीं बना पाएगी केंचुआ, जिसके कारण मिट्टी में ह्यूमस नहीं आ पाएगा। और छोटे छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, यानी मिट्टी में ह्यूमस भरते हैं, और वह नहीं रहेंगे तो फिर जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। उसी तरह एक कीटनाशक है जिसका नाम है एंड्रीन। एंड्रीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, जिससे कीटों की संख्या बढ़ जाती है। अब मेढक अधिक मर जाएगा तो कीट ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें टिड्डा ज़्यादा हो जाएगा और वह छोटे छोटे कीट ज़्यादा हो जाएंगे और वह हमारे फसल को खा जाएंगे, जिसके कारण फसलों को काफ़ी अधिक हानि होती है। इसलिए रासायनिक उर्वरक की जगह हमें जैविक खाद का मतलब सड़ा हुआ चीज, जैसे यहाँ पे सड़े हुए कोई पुआल हो गया या फिर जो है राख हो गया या फिर जंतुओं के मल मूत्र गोबर हो गए, इन सभी के उपयोग करके मिट्टी को बचाया जा सकता है, मिट्टी को सुरक्षित रखा जा सकता है, मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण को रोकने के लिए वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। वृक्ष के पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से भी हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, मृदा को संरक्षित रख सकते हैं, मृदा को सुरक्षित यानी मिट्टी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था पार्ट 2 का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।